हेलो फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक विकास को हमने स्टेप बाय स्टेप जाना और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को भी वन बाय वन पढ़ा। जितने इंपॉर्टेंट संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उतना ही इंपॉर्टेंट नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कि दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वे कहते हैं कि जो नैतिक विकास होता है वह कुछ चरणों में होता है और ये चरण कैसे होते हैं? सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होते हैं। इस सिद्धांत तक वो कैसे पहुंचे यह भी एक रोचक है, कहानी है। और नैतिक विकास का सिद्धांत बनाने के लिए भी उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। वे क्या काम करते थे? बच्चों के बीच जाते थे और उन्हें कहानी सुनाते थे। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं पर एक कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो मैं आपको सुनाता हूं। यूरोप के एक शहर में एक हेंज नाम का व्यक्ति रहता था। एक बार उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और वह ठीक नहीं हुई। एक दिन ऐसा आया कि वह मौत के कगार पर पहुंच गई। तब डॉक्टरों ने हेंज से कहा कि भाई एक दवाई है जिससे ये ठीक हो सकती है। लेकिन क्या था कि वह जो दवाई जिस एलिमेंट से कहिए, जिस सब्सटेंस से कहिए, जिस भी चीज से बनती थी उसकी खोज तभी हुई थी, इसलिए दवाई की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। फिर भी हेंज केमिस्ट के पास जाता है और उससे दवाई की कीमत पूछता है। तो उस केमिस्ट ने दवाई की कीमत जो है जितनी उसकी कॉस्ट थी उससे भी 10 गुना ज्यादा बताई। लेकिन हेंज को तो इलाज करवाना था, तो वह सोचता है कि चलो मैं अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से पैसे उधार लेता हूं और दवाई खरीदता हूं। तो वह अपने परिवारजनों से और दोस्तों से उधार पैसे लेता है। लेकिन जब वह देखता है कि भाई वो सारे पैसे भी इतने नहीं हैं, यानी जितने की दवाई की कीमत है उससे वो आधे ही पैसे हैं, वह फिर केमिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई आप दवाई की कीमत ज्यादा बता रहे हो, आप मुझे कुछ कम में दवाई दे दो। तो केमिस्ट बोलता है नहीं भाई, इस दवाई की खोज मैंने की है, मैं तो इसे कम में दे दूंगा, मैं तो इससे पैसे कमाऊंगा। तो हेंज उससे कहता है चलो अच्छा एक काम करो, आप जो है मेरे पास अभी पैसे कम हैं, आप मुझसे ये कम थोड़े पैसे ले लो और मुझे दवाई दे दो, फिर जब बाद में मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। लेकिन केमिस्ट उसे दवाई देने के लिए मना कर देता है, नहीं मानता है। तब मजबूरन अपनी पत्नी को बचाने के लिए हेंज क्या करता है कि रात में उसकी दुकान की दीवार तोड़कर वह दवाई चुरा लेता है। अब कोहलबर्ग बच्चों के सामने प्रश्न रखते हैं। कोहलबर्ग की एक विशेषता थी कि उनकी कहानी का जो पात्र होता था वो हमेशा ऐसा होता था जिसके सामने नैतिक उलझनें होती थी। तो इसीलिए वो बच्चों से प्रश्न करते हैं नैतिक दुविधा से जुड़े हुए और फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं। उन प्रश्नों के आधार पर उनका इंटरव्यू लेते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हेंज को दवाई चुरानी चाहिए थी। एक प्रश्न वो ये ऐसा रखते हैं कि क्या चोरी करना गलत है या सही है। ऐसा प्रश्न भी था कि क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के ज्यादा पैसे मांगे। एक प्रश्न उन्होंने ये भी रखा, क्या एक पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी कर ले। ऐसा भी एक प्रश्न था कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके। इस प्रकार के प्रश्न वो बच्चों से करते थे और उनके जो बच्चे उनके जवाब देते थे उनको वो नोट करते। इस तरह से उन्होंने अपने प्रयोग 20 साल तक किए। 20 साल तक वो बच्चों के बीच जाते, कहानी सुनाते, उनसे इस तरह के प्रश्न करते और उसके बाद उनका क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है, ये जानते। ऐसे करते करते उन्होंने 1958 में जाकर के अपना यह नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। यहां पर 2 टर्म आई है, नैतिक द्विधा या द्वंद्व, इसको भी समझ लेते हैं।
इसका मतलब होता है कि सही गलत के बारे में निर्णय न कर पाना। द्वंद चल रहा है कि करूं या ना करूं, करूं या ना, द्वंद चल रहा है लेकिन हम निर्णय कोई नहीं कर पा रहे। दूसरा शब्द है नैतिक तर्कना। इसका मतलब होता है सही या गलत में से कोई भी एक चीज को चुन लेना। चलिए अब कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को जानते हैं। इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोहलबर्ग ने स्टेजेस बताई है, इसलिए इसको हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर है, हिंदी में नाम थोड़ा टिपिकल है इसलिए हमने इंग्लिश के नाम भी किए हैं, वो इजी भी है और उन एक ही है, सिंगल ही है, जबकि हिंदी में कई कई नाम है। हम आपको दोनों नाम बता रहे हैं। पहला जो स्तर उन्होंने बताया वो बताया पूर्व परंपरागत या पूर्व पारंपरिक या पूर्व रूढ़िगत या प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा उन्होंने बताया स्तर परंपरागत या पारंपरिक या रूढ़िगत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। तीसरा उन्होंने बताया पश्च परंपरागत या उत्तर पारंपरिक या उत्तर रूढ़िगत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस तरह से ये तो हुए 3 स्तर। अब इनमें से प्रत्येक की 2-2 अवस्थाएं हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के इसमें 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। वे अवस्थाएं कौन कौन सी है आइए डिटेल में जानते हैं। प्रत्येक चरण की 2-2 अवस्थाएं कौन सी होती हैं आइए 1 बाय 1 उनको जानते हैं। पहला स्तर था पूर्व रूढ़िगत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। ये 4 से 10 वर्ष तक होता है, ये कह लीजिए चाइल्डहुड के समय की बात है। इसमें क्या होता है, जो नैतिक चिंतन होता है वो सबसे निचले स्तर पर होता है और नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण होता है, अर्थात क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह सब जो होता है दूसरे लोगों के मानकों पर यानी स्टैंडर्ड से निर्धारित किया जाता है, अपने अंतरंग से नहीं होता। अब इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है आज्ञाकारिता एवं दंड या सजा की अवस्था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें जो नैतिक सोच होती है वह पनिशमेंट से बंधी हुई होती है, दंड से बंधी हुई होती है। यानी बच्चा मानता है कि उसे बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं मानी तो क्या होगा, उसे वे पनिशमेंट देंगे। दूसरी इसमें अवस्था है आत्म केंद्रिता या साधनात्मक सापेक्षता, स्वहित या व्यक्तिवाद अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, व्यक्तिगत लाभ व पुरस्कार। मतलब क्या है कि वह यह सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करना कोई गलत बात नहीं है, मतलब कि वह वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। क्या करते हैं ना, जैसे कहते हैं मैं तू मेरा ये काम कर दे मैं तेरा ये काम कर दूंगा, इस तरह से तो एक दूसरे के हित और स्वार्थ की बात करते हैं। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि इसमें जो है छल योजित होता है, मैनिपुलेटिव होता है, इसलिए से छल योजित भी कह सकते हैं। दूसरा स्तर है रूढ़िगत स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष यानी एडोलसेंस की अवस्था में चलता है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है उत्तम लड़का या उत्तम लड़की अभिविन्यास और दूसरी अवस्था है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। अब इसमें क्या है, देखने से ऐसा लग रहा है उत्तम लड़का उत्तम लड़की वाली। इस अवस्था में क्या होता है, विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों का निष्पक्ष व्यवहार, इससे ही वो अपने आप व्यवहार का नैतिक आधार बनता है। क्या होता है, जिससे कि वह अपने माता पिता के या दूसरों की नजरों में अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बन सके। कानूनी व्यवस्था और अभिविन्यास व्यवस्था में क्या है, सामाजिक व्यवस्था के हेतु जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जो कर्तव्य बनते हैं, वह उनको सही मानता है और उनके अनुरूप ही वो कार्य करता है। यह है इसका दूसरी अवस्था।
अब आते हैं तीसरे स्तर पर, जो कि है उत्तर रूढ़िगत स्तर, जो कि 13 वर्ष से अधिक पर चलता है। इस अवस्था में या इस स्तर पर जो नैतिकता होती है वो अपने उच्च स्तर पर, सबसे उच्च स्तर पर होती है। पहले वाले में सबसे निम्न स्तर पर थी और यहां पर सबसे उच्च स्तर पर है। नैतिकता का ज्ञान होता है और जो नैतिक आचरण होता है वह पूरी तरह इंटरनल कंट्रोल में होता है, यानी उस पर पूरी तरह आंतरिक नियंत्रण होता है। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंध अवस्था यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और दूसरी है सार्वत्रिक नैतिक सिद्धांत अवस्था, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या करता है, सामाजिक अनुबंध अवस्था में वैकल्पिक रास्तों को ढूंढना, दूसरा बहुमत द्वारा निर्णय करना, और कठोर कानून की अपेक्षा क्या है, सामाजिक अनुबंध है, जैसे लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए ऐसा। इसमें क्या है, सार्वत्रिक नैतिक सिद्धांत में इस अवस्था में असंगत अन्यायपूर्ण जो कानून होते हैं उन्हें बदलने का, उल्लंघन करने की सोच क्रिएट हो जाती है। हम अंतरात्मा की आवाज सुन करके नैतिक व्यवहार करता है, चाहे कैसा भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े। यह है लॉरेंस के कोहेलबर्ग सिद्धांत की सारी अवस्थाएं। 6 अवस्थाएं, 3 चरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। 3 चरण है, प्रत्येक चरण की 2-2 अवस्थाएं, इस तरह से टोटल 6 अवस्थाएं हैं। 6 अवस्थाओं के नाम और उनके काम हमने सब आपको गिना दिए, बता दिए, समझा दिए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, आपको अच्छे से कंसेप्ट हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए।